तो हेलो एवरीवन गाइस, माई सेल्फ दीपक और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। तो गाइस, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का ना क्विकली रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली भी होगा, जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जो कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करता है, जो भी आए, जो 2 नंबर हो, 5 नंबर हो या ऑब्जेक्टिव, वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन। तो देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार बार रिपीट किया है। 16 में किया है, 17 में रिपीट किया, 21 में रिपीट किया है। बता रहे कि प्रबंध है, मैनेजमेंट क्या है, कला है, विज्ञान है, या कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब जैसा कि सभी जानते हैं मैनेजमेंट क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो बताइए कि प्रबंध का सार है। तो बताइए कि प्रबंध का सार का आंसर क्या होगा। समन्वय है, संगठन है, स्टाफिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि सभी देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना समन्वय। प्रबंध का जो सार है ना, वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन है। चलिए, प्रबंध एक पेशा है, ये जो कथन है ना किसके अनुसार है, कितना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड होगा, जो सब्जेक्टिव भी होगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 1-2 बार पूछ दिया वैसा क्वेश्चन को नहीं, जो बार बार रिपीटेड हो। तो प्रबंध एक पेशा, यह कथन किसके अनुसार है, जॉर्ज टैरिफ के अनुसार, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के अनुसार जो है ना, प्रबंध एक पेशा है, ये उनका कथन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना बार रिपीट किया है 2021 में, फिर भी देख ले कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो सभी के प्रति जो है ना प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की। तो गाइज, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज, जैसा कि सभी जानते हैं, इसमें सिर्फ मोस्टली भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए कि प्रबंध की प्रकृति है, तो देख लीजिए जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, और इसका पीडीएफ भी मिल ही जाएगा आपको। तो आगे देखिए, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है क्या है, तो कुशल प्रबंध बहुत ही मायने रखता है किसी देश के विकास के। चलिए, इस क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम नहीं देखें। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो जान लीजिए प्रबंध के जो है ना 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो चलिए इधर देख लेते एक बार, क्या है ना कि देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन 19 में, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो किसके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, बताइए। समूह के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारी के मध्य जो है, उपयुक्त सभी के मध्य। समन्वय का क्या मतलब, दोस्ती, मित्रता भावना, झगड़ा लड़ाई नहीं हो और काम सुचारू रूप से कंटिन्यूस रहे, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, जो बना के रखता है ना। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी के बीच होना चाहिए, न किसी एक के बीच। समन्वय क्या है, समन्वय वेरी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, आवश्यक है। चलिए यहाँ पूछ रहा है जॉर्ज टैरी के अनुसार प्रबंध के कार्य। ये पूछ रहा है कि जॉर्ज टैरी जो है उनके अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो जॉर्ज टैरी के अनुसार है ना प्रबंध के 4 कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा और इस बार ही पूछेगा। चलिए, कुंटज एवं ओ डोनोल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, 5 है, 4 है, 3 है। तो कुंटज ओ डोनोल प्रमुख के जो कार्य हैं कितने, तो 5 कार्य हैं। चलिए, समन्वय स्थापित किया जाता, तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है ना, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा ही समन्वय का स्थापित किया जाता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। चलिए, ये क्वेश्चन उतना रिपीटेड नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार कि उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितना समय अपने प्लानिंग पर व्यय करता है, एक्सपेंस करता है, तो 35% व्यय करता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये जो किसके अनुसार कहते हैं, लॉरेंस एप्ले महाराज जो है ना, ये कहे थे कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कितना बार रिपीट किया, 17 में पूछा है, 20 में पूछा, 21 में, और इस बार ही पूछ ही सकता है। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, प्रबंध क्या है। प्रबंध, हम सभी क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि सभी क्वेश्चन को देखेंगे। 1 घंटा के अंदर हम क्विकली रिवीजन जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो, जैसे कि ये 17, 20, 21, इस टाइप का क्वेश्चन ही देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो 1 बार नहीं 2 बार भी वॉच करते तो और अच्छी बात है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव में। देखिए, प्रबंध को 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो प्रबंध क्या है, इस तरीके पूछ सकता है, और प्रबंध की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। देखिए, प्रबंध संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के मानवीय तथा गैर मानवीय साधनों के अधिकतम उपयोग की सामूहिक प्रयत्न की सामाजिक प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना तथा नियोजन करना, संगठन तथा समन्वय करना, निर्देशन तथा नियंत्रण करना
और मेरा जो बिजनेस स्टडी है ना क्लास 12 को इतना ही चीज़ पे आधारित है। देखिए इसमें प्रबंध से क्या है, प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन का अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग का अलग चैप्टर है, कंट्रोलिंग का अलग चैप्टर। इसी चैप्टर पे ना आधा मेरा बिजनेस स्टडी आधारित है। चलिए ये देख लिया प्रबंध के स्तरों से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए प्रबंध के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताएं। प्रबंध के स्तरों से तात्पर्य संगठन में विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है। समझे, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। चलिए समझ गए। प्रबंध की वैज्ञानिक, चलिए इस तरफ देख, इस साइड देख लेते कि कौन सा क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हो इस चैप्टर से। पहला चैप्टर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पहला चैप्टर रहता है ना वेरी इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो जो प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर, देखिए प्रशासन है ना, प्रशासन नीतियाँ निर्धारित करता है और प्रबंध नीतियों को कार्य रूप देता है। 2021 में पूछा, कहीं पर पूछ दे, प्रशासन प्रबंध का एक भाग है। प्रबंध अपने आप में पूर्ण प्रक्रिया। प्रशासन का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है, प्रबंध का प्रयोग व्यावसायिक संस्थान में होता है। प्रशासन वित्त उत्पादन का वितरण में समन्वय स्थापित करता है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन का प्रयोग करता है। क्या प्रबंध एक पेशा है, क्या इससे आप सहमत हैं? ये क्वेश्चन रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा तो 22 में पूछ सकता है। तो बताइए कि प्रबंध एक पेशा है। देखिए प्रबंध को अभी पेशा कहना तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि प्रबंध के लिए औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि वही व्यक्ति संस्था का प्रबंध करने में सफल हो सकता है जो प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। प्रबंध में समाज और आगे आप पढ़ सकते जो हो, तो उतना नहीं कीजिए। तो चलिए आगे देखिए प्रबंध के दो कार्य बताइए। 2020 में पूछा था कि 22 में पूछने की संभावना है। तो प्रबंध के दो कार्य कौन कौन है? नियोजन है, संगठन है, और भी कर सकते हैं, प्लानिंग है, निर्देशन है, कंट्रोलिंग है, समन्वय है। ये सब क्या प्रबंध के कार्य है। तो प्रबंध में हेनरी फ्यूल के योगदान का वर्णन करें। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है उतना, इसलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे उतना। एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषता का वर्णन किए। देखिए विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसमें पेशे की अग्रलिखित विशेषताएं विद्यमान है। तो देखिए कि कौन कौन विशेषताएं हैं जिसके वजह से प्रबंध को हम पेशा करते। देखिए प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने एवं नेतृत्व करने की निश्चित विधियां हैं। प्रबंध का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त संस्था की स्थापना की गई है। प्रबंध का ज्ञान समूह के जिसे दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रबंध में सभी अनुशासन पाया जाता है। पेशेवर प्रबंध उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। ये सब कारण देखिए अब 2019 में पूछा है तो इस पर पूछने की संभावना है। व्यवसाय में प्रबंध को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों के प्रयोग से उत्पादन और प्रबंध एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों के प्रयोग से उत्पादन और विपणन किया जाता है। इनके समुचित प्रबंध के द्वारा ही व्यवसायिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। यही सब कारण है। प्रबंध का क्या महत्व है? ये 2016 में पूछा है, रिपीट किया वो, इसलिए उतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम रिवाइज करेंगे। तो गाइस आगे देखिए कि क्या एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का संक्षिप्त व्याख्या करिए। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। समन्वय और सहकारिता में जो अंतर स्पष्ट करने वाला, यहाँ जो देख रहे हैं ना, इस बार रिपीटेड नहीं लगाया है, टैग नहीं लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। समन्वय तथा सहकारिता में अंतर तो देख लीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इस टाइप को क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं 5 नंबर में। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिए कि इसमें 2 नंबर हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, और सब्जेक्टिव या 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन को हम जो मोस्टली VBA होगा वो क्वेश्चन में देखेंगे। ये मेरा गारंटी कि आप ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हैं ना, तो आपको बुक को रिवाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कहीं भी मॉडल पेपर देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑल चैप्टर क्विकली रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे प्रबंध की विशेषता है। देखिए प्रबंध की निम्नलिखित, प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया कैसे? देखिए प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं जो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। देखिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया अर्थात प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयास को महत्व देता है। बस इतना ही पॉइंट लिखिए। मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण के द्वारा उपकरण, निष्क्रिय साधन, गति। प्रबंध एक सतत क्रिया, कंटिन्यूअस। प्रबंध के अधिकार श्रृंखला है। ये सब मेन पॉइंट है। तो देख लीजिए, आगे देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो मोस्टली VBA है, जो बार बार रिपीटेड हो। तो देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, समन्वय प्रबंध का सार है। आप इससे सहमत हैं? तो बताइए सहमत है या नहीं सहमत है।
तो यहाँ देखिए और समझ में आ जाए कि आप सहमत है या नहीं सहमत और क्यों नहीं सहमत। देखिए, समन्वय प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी है। यह प्रबंध के अन्य कार्यों नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा आदि को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समन्वय के अभाव में न तो नियोजन करना संभव होता और न ही नियोजन के उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता। नियोजन में समन्वय की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अनुक्रम में एक कार्य दूसरे कार्य के पीछे चलता है, सीक्वेंस में चलता है। समन्वय संगठन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधीनस्थों व उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों के बीच बिना तालमेल की समस्त क्रियाओं को संस्था के अंतिम उद्देश्यों की दिशा में संपादित नहीं किया जा सकता है। देखिए, तालमेल बनाना, मित्रता बनाना, उसी को हम समन्वय कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। और जब भी मेरा तालमेल अपनी कंपनी को जो वर्कर्स है उसमें अच्छा नहीं रहेगा तो हम अपनी कंपनी का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखिए कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, प्रबंध की परिभाषा देख चुके, इससे पहले ही प्रबंध का और आगे देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो क्वेश्चन रिपीटेड हो बार बार। तो देखते हैं कि आगे कौन क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होगा। तो इस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो जो था हम देख चुके। अब हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि मेरा कौन प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति। देखिए, उतना मत देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चन नंबर ये है कि मानसिक क्रांति के मूलाधार है। तो देखिए कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है, 21 में पूछा है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना मानसिक क्रांति के मूलाधार है। तो चलिए आगे इसके सेकेंड में देखिए कि क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या प्रयोग किए थे, तो गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, ये तीनों अध्ययन का है ना, ये टेलर महाराज ने प्रयोग। कौन सा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन हो गया तथा समय अध्ययन। चलिए, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, तो ऑलवेज ही कम ही दी जाती थी, ना कि अधिकतम दिया जाता था। क्या दिया था, कम। रिपीटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 17-21 सब में पूछा है। तो आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो वो कौन है, तो टेलर महाराज है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहेगा ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन होता है, कितना होता है बताइए, क्या कम होगा या नॉर्मल होगा, तो क्या जरूरत है वैज्ञानिक प्रबंध का, जब तक अधिकतम नहीं होगा तो इसलिए मैक्सिमम होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। देखिए, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे। तो प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुत करता थे कौन थे, तो फ्योल थे। प्रबंध के सिद्धांत है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना बार रिपीटेड है, इसलिए सब क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको इसका आंसर आ जाए। प्रबंध के सिद्धांत है, गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक है या इनमें से सभी। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, इनमें से सभी होगा। लोचशील भी है, गतिशील भी है, सार्वभौमिक भी है। तो देखिए, गतिशील का मतलब जो कंडीशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल, जो हर समय फ्लेक्सिबल क्या है, जो जैसा सिचुएशन रहा वो बदल गया। सार्वभौमिक, हर जगह जाकर हर रूल रेगुलेशन बन गया, उसका रूल बदल गया। वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए कब प्रारंभ हुआ था। 17 में पूछा, 20 में पूछा, तो 22 में पूछेगा। तो 1913 में जो है ना वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ हुआ था। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, कितना है, तो 75% विश्लेषण। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तो चलिए बताइए कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है इसके जन्मदाता कौन है। तो FW टेलर जो है ना वह वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखिए, 2020 से मॉडिफाई मतलब रिपीटेड रहेगा। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्योल के अनुसार जो प्रबंध के सिद्धांत है ना वो कितना सिद्धांत है वो पूछ रहा है, तो बताइए कितना सिद्धांत है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार ना प्रबंध के 14 सिद्धांत है। कितना है, तो गैस 14 सिद्धांत है। उसके बाद आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो बताइए कि हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था ना फ्रांस में हुआ था। चलिए आगे देखिए, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो एब्सोल्यूट मतलब कि अटल सत्य नहीं है। कंडीशन के देखिए, इसको तो एक बार रिपीट कर दिया है बट रिपीट नहीं करेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं देता है, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन को ही देता है। तो चलिए उस मत ध्यान दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है, लाभ होता है। हानि होगा तो करेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं होगा, तो फर्क ही क्या है वैज्ञानिक प्रबंध से। तो जब भी लाभ होगा, बेनिफिटेड होगा, तभी हम वैज्ञानिक प्रबंध को क्या होगा, श्रमिकों को लाभ मिलता है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होता है क्या, डिक्रीज होगा तो हम कभी करेंगे काम नहीं ना, जब इंक्रीज होगा तभी हम करेंगे, क्या होगा, वृद्धि होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है क्या, वृद्धि होती है, कमी होती है या कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता, चलिए इससे उतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए गाइस हम जो वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि ये हुआ
समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट करें। 2017 में पूछा, 21 में पूछा और इस बार पूछने की पूरी संभावना है। तो पहले हम इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए गाइस देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो तीनों का अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने का जो अंतर स्पष्ट करने का जो ये फॉर्मेट देख रहे हैं ना, पहले लिखिए क्रम संख्या, अंतर का आधार, समय अध्ययन, गति अध्ययन, बॉक्स बना लीजिए। अगर आपको 2 नंबर में पूछ रहा है तो सिर्फ 2 ही पॉइंट दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेशन है, ऐसा तो टाइम अनलिमिटेड है नहीं कि हाँ 10 लाइन लिखते रहिए 15 लाइन। तो 2, अगर 4 नंबर में है तो 4 पॉइंट दीजिए। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 2 विशेषता बताइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, निश्चित योजना, कोई 2 विशेषता बचा दी कि वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला तो ये डिफिनिट प्लान है। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य एवं प्रधान लक्षण यह है कि प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पूर्व एक निश्चित योजना तैयार की जाती है। सारा कार्य उसी योजना के अनुसार ही संपन्न होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व कुशल प्रबंध उसके विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग करके देख लेते हैं कि उसकी उपयोगिता तथा उपयोगिता सीमा तक पर्याप्त होगी। वैज्ञानिक प्रबंध के 3 सिद्धांतों को बताइए। तो बताइए कि वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सिद्धांत हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का 3 सिद्धांत कौन कौन से, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। चलिए आगे देखिए कि वैज्ञानिक 3 सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के 3 सिद्धांत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। प्रबंध के सिद्धांत के महत्व को किन्हीं 2 बिंदुओं को बताइए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो इतना मत, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ उसी क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। तो गाइज इस चैप्टर से जितना भी था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था वो सब तो हम देख लीजिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आए कि इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट एंट्री करते हैं। अब हम एंट्री किए व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट। तो गाइस देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि व्यावसायिक पर्यावरण वातावरण होता क्या है। देखिए व्यावसायिक वातावरण शासन उन समस्त बाहरी आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी शक्तियों से है जो कि व्यवसाय उसके संचालन को प्रभावित करती है। समझ गए। तो चलिए हम इसका पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कि क्या है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। तो जो तीनों अंग देख रहे हैं ना, ये तीनों अंग है जो नई आर्थिक नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 20 में, 21 में, 22 में पूछेगा। तो उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण, निजीकरण, लाइब्रेशन, ग्लोबलाइजेशन एवं प्राइवेटाइजेशन, जो ये सभी जो है ना कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन को, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन तुम कंठस्थ कर लीजिए। देखिए नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। जो नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी, कब घोषित हुई थी, तो जुलाई 1991 में घोषित हुई थी। भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही, तो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना। अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, सक्सेसफुल रहा है। हमारे भारत में कुछ अनसक्सेसफुल नहीं रहता, सब सक्सेसफुल रहता है। देखिए सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। क्या करती है, 2020 में पूछा है, वैसे एक ही बार रिपीट किया है, तो इसको देख लीजिए। तो उदारीकरण में चलिए 5 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। तो इम्प्लॉय जो देख रहे हैं कर्मचारी, व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देखने आपको जितना इजी लग रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए सब क्वेश्चन माइंड में रखें। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं कौन, आर्थिक नीति, आर्थिक विकास, तो ये सभी है ना व्यवसाय के आर्थिक नीति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है। अर्थव्यवस्था, मुद्रा की आपूर्ति, तो परिवार की संरचना, कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली। चलिए उससे उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरा कौन सा जो वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो अब गाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बार बार रिपीटेड हो। चलिए आर्थिक नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य को लिखे। ये पिछले साल पूछा तो क्या इस साल भी कहीं पूछ दे, तो इससे पहले कि हम जान जाए। नई आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य, वैश्वीकरण के क्षेत्र में प्रवेश करना, अर्थव्यवस्था को अधिक बाजारोन्मुखी बनाना, मुद्रास्फीति दर को कम करना, भुगतान में असंतुलन को सुधारना, अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि करना। ये सब है 2 पॉइंट हम बता दिए। चलिए और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो वीवीआई हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आर्थिक वातावरण के 2 घटकों के नाम बताइए। काफ़ी ईजी है। आर्थिक वातावरण के किन्हीं 2 घटकों के नाम पिछली बार पूछा किया, मान इस बार भी रिपीट कर दे, इसलिए देख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। व्यावसायिक पर्यावरण को विभिन्न आयाम निम्न प्रकार है। देखिए आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। आर्थिक वातावरण एक जटिल व्यवस्था है। ब्याज की दर, मूल्य में वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय में परिवर्तन है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन है।
गाइस तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना मेरा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सामाजिक वातावरण। ये तो हो गया मेरा पहला, क्या पहला मेरा कौन सा हो गया, तो पहला मेरा हो गया कि आर्थिक वातावरण, और दूसरा क्या आ गया मेरा, सामाजिक वातावरण हो गया। देखिए सामाजिक बात इसमें कुछ कट गया है, चलिए और कौन सा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो बार बार रिपीटेड, ओनली रिपीटेड। ये वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए ना, आपको कहीं भी रिवीजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसा कि सभी जान ही रहे कि अगर इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, तो आप पीडीएफ को ही रिवाइज कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी बुक में टाइम मत वेस्ट कीजिए, और अगर एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखिए। तो अब हम देखेंगे प्लानिंग। इस चैप्टर में ना थर्ड चैप्टर में जो भी वेरी इंपॉर्टेंट था वीवीआई क्वेश्चन था उसको हम देख लीजिएगा। इस तो अभी हम देखेंगे मेरा नियोजन है, प्लानिंग है, तो इसका हम जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा वीवीआई क्वेश्चन होगा तो उसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए नियोजन क्या है, नियोजन तथ्य पर आधारित मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। कितना मोस्टली वीवीआई क्वेश्चन देखिए तो कितना एकदम 2016 में, 17 में, 20 में, 21 में इतना बार पूछा है। तो चलिए, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है, यह जो बोल रहे हैं कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये किसके अनुसार, ये कौन महाराज है जो ऐसे कह रहे थे कि भविष्य में पकड़ने के लिए बनाया गया प्लानिंग जो पिंजरा है। तो ये एलन जो है ना उनके अनुसार ये ऐसा उन्होंने कहा था। एक अच्छी योजना होती है, मत ही पूछो ये कितना बार रिपीट किया, 16, 18, 19, 21 देखे तो एक अच्छी योजना होती। तो एक अच्छी योजना फ्लेक्सिबल होती, इसलिए इस सबको एकदम कंठस्थ ही कर लीजिए। एक बार देख लीजिए ना, स्क्रीन में अट भी नहीं रहा है जितना बार रिपीट किए हुआ है। एक फ्लेक्सिबल होता है। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ तथा अंत दोनों है। इनमें से सभी, तो नियोजन जो है प्रारंभ तथा अंत दोनों है। तो बताइए कि जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन प्रकार है ना वो 4 प्रकार है। तो नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो नियोजन जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा और मिडिल टर्म भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा फॉर ऑल टर्म, यानी कि सभी अवधियों के लिए प्लानिंग होता है, चाहे छोटा अवधि के लिए या बड़ा प्लानिंग है। देखिए कभी आपका साथ जो घटना घट गया उसके लिए प्लानिंग कीजिएगा। जो आप परसों खाना खाए थे, 2 दिन पहले खाना खाए तो उसके लिए तो कुछ प्लानिंग नहीं कीजिए। अब कल क्या खाना खाएगा उसका ना प्लानिंग कीजिएगा। तो हमेशा जो हम प्लानिंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, काफ़ी ईजी है। देखिए नियोजन जो है ना प्लानिंग क्या है, तो क्या लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी होगा। तो चलिए क्विकली रिवीजन करना है हमको, जल्द ऑल चैप्टर हम देखेंगे, ना कि कोई 1-2 चैप्टर देखें। चलिए इसको देख लीजिए, नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखिए एक ही बार रिपीट किया है तो 2020 में, तो इसको तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके नीति और नियम में अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन रहेगा। या यहाँ एक बार 2020 में पूछा है लेकिन क्वेश्चन रिपीट करेगा इस बार जरूर। देखिए नियम और नीति में क्या है, ये व्यवहार के मार्गदर्शक हैं, ये निर्णय के मार्गदर्शक, ये दृढ़ होते हैं, ये लचीले होते हैं, विश्लेषण विवरण होते हैं। अंतर स्पष्ट करने का भी तरीका होना चाहिए। प्लीज़ क्रम संख्या लिखिए, अंतर का आधार लिखिए, नियम लिखिए, नीति लिखिए। तो चलिए एक श्रेष्ठ नियोजन की क्या विशेषता है। चल 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन 19 में पूछा है, क्या मालूम कि इस बार पूछ दे तो बाद में पछताने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे पहले मेरे पास समय है, टाइम है, तो पहले हम देख लेते हैं। एक श्रेष्ठ अथवा मार्ग आदर्श नियोजन के निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। नियोजन सदैव सरल व स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसे समझ में कोई कठिनाई न आए। एकदम सही बात है। नियोजन स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि उसमें भावी परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन किया जा सके। चलिए नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। जो नियोजन जो मानसिक प्रक्रिया तो सभी जानते हो कि नियोजन मेंटली वर्क है, मेंटल प्रोसेस है। तो चलिए इसको संक्षिप्त में बताना है, तुम कैसे बताएंगे। नियोजन प्राथमिक रूप में एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्य विधियों एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है। यह कार्य दूरदर्शित विवेक एवं चिंतन पर निर्भर करता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे है तो बता दीजिए। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है नियोजन प्रक्रिया चलती रहती है। जब प्रबंध अपना कार्य करता है और जैसे जैसे पहला कार्य पूरा होता है फिर दूसरे कार्य की योजना बनाता है, क्रम चलता रहता है। तो समझ गया, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा इस चैप्टर से और भी कौन सा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो वीवीआई हो, जो रिपीटेड करता हो और हम बाद में पछताए नहीं। इसलिए अभी ये क्लास काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग का ही कमेंट था
कि सर एक ऐसा क्लास कराया जाए जिसमें ऑल चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है सिर्फ वो क्वेश्चन कराया जाए। देखिए अब हम आते जो क्वेश्चन मेरा 5 नंबर में रहेगा पूछने का, देखिए ढंग कितने तरीके, नियोजन क्या है, प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही होगा, लेकिन पूछने का कितना तरीका है। नियोजन की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। नियोजन प्रक्रिया में संलग्न कदमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखिए नियोजन की प्रक्रिया है, नियोजन क्या है, नियोजन एक क्रिया है, अतः प्रत्येक प्रबंध को कुछ निश्चित तार्किक कदमों का अनुसरण करना चाहिए। उद्देश्य को निर्धारण, पूर्वानुमान लगाना और क्या करना है, ये सही बात है ना। जब भी प्लानिंग करेंगे तो पूर्वानुमान लगाए, बिना पूर्वानुमान लगाए थोड़ी। वैकल्पिक मार्गों की खोज करना है, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, ये सब मेन पॉइंट है। चलिए गाइस अब आगे हम देखते हैं कि और भी इस चैप्टर से कौन सा जो मोस्टली भी है जो क्वेश्चन हो हमारे लिए, जो देखना वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि हम बाद में पछताए, ऐसा नहीं हो। तो वैसे चलिए देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन है जो बार बार इस चैप्टर से रिपीटेड हो। अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसके अंदर जो नियम और मेथड यानी कि नियम और विधि में अंतर बताए। देखिए पहला तो आप ये अंतर, नियम से हासिल ऐसी योजना जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कार्य किया जा सकता है। विधि से हासिल ऐसे तरीके जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। मेथड यानी अब बहुत ये समझ ही रहे होंगे कि नियम क्या है, मेथड क्या। अगर नहीं जानते तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस चलिए इसके आगे हम देखते हैं, ये भी 5 नंबर में रहने की फुल संभावना है, पूरी उम्मीद है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आगे देखिए कि इससे आगे इस चैप्टर से तो हो गया। तब आते हैं 5 ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में। तो ये मेरा लास्ट चरण है ना, अंतिम होता है ना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अर्थ व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों, चलो नहीं यहाँ देखिए कितना अच्छा बता रहा था कि संगठन क्या होता है। देखिए संगठन का अर्थ है व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के समूह तथा विभागों के मध्य समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। देखिए विभिन्न लोग उस सामूहिक तथा विभागों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं ना, समन्वय स्थापित करने की कला को ही संगठन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि संगठन प्रक्रिया में निहित होते हैं समान कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों में कार्यों को सौंपा जाना। तो ये सभी जो है ना, ये सभी निहित रहता है, सभी सम्मिलित रहता है। देखिए संगठन स्वतः निर्मित होता है। ठीक है, संगठन 2 प्रकार से होता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो जैसा देख रहे हैं औपचारिक संगठन है, एक लिखित रूल रेगुलेशन के साथ बनता है, कानूनी तौर तरीके से बनता है। और अनौपचारिक है ना, एक मित्रता हुआ, दोस्त हुआ, हम लोग 4-5 लड़का मिल गए, उसके बीच में प्लानिंग कर दी कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे, और वही उसको इनफॉर्मल बोलेंगे, उसको फॉर्मल बोलेंगे। इसमें मतभेद होने की संभावना रहती है, झगड़ा लड़ाई हुआ, जो भी रूल फॉर्मल बना था वो सब खत्म। और औपचारिक में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए संगठन में अनुशासन नहीं है, तो जब भी यार जो अपने आप जो निर्माण हो जाए ना, तो उसको हम अनौपचारिक बोलते हैं। सिंपली याद रखिए, जो अपने आप निर्माण हो जाए संगठन, उसको अनौपचारिक संगठन बोलते हैं। तो क्या है, संगठन में जो अपने आप निर्माण होगा उसमें अनुशासन नहीं होगा। अगर निर्माण किया जाएगा, फॉर्मल रहेगा, तो उसमें अनुशासन रहेगा ही रहेगा। संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो देखिए औपचारिक संगठन जो होता है ना, फॉर्मल जो होता है ना, उसमें पक्षपात नहीं होता है। अनौपचारिक में है ना, पक्षपात होने की काफ़ी संभावना होती है। कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। देखिए अनौपचारिक संगठन सुरक्षा पे, मन है तो किया, मन है तो नहीं किया, उसको टाल दिया, इसको टाल। बट औपचारिक में ऐसा नहीं है, आपका मन हो या न हो, आपको करना ही है। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता होती है केंद्रित यानी बिखरा हुआ रहता है। संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो कितने कदम हैं, 6 कदम हैं। बड़े आकार वाले उपकरण भारार्पण होता है, क्या है, आवश्यक है, एकदम ऐच्छिक नहीं बोलिए, उसको आवश्यक ही बोलिए। चलिए 18 है इस क्वेश्चन में। चलिए औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर कभी आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रहेगा, इसलिए इसको एकदम याद ही कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। देखिए पहले क्या, क्रम संख्या अंतर का आधार, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो इसकी उत्पत्ति अधिकार के भारार्पण द्वारा होती है। इसकी उत्पत्ति स्वतः पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण होती है। उद्देश्य जो है, ये संगठन तकनीक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और ये संगठन सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि बोले समाज में लोग अपने आप मन किया बना लिए,
सदस्यों में संबंध, इसके सदस्य व्यक्तिगत संबंध, अव्यक्ति इसके सदस्य व्यक्तिगत संबंध होते हैं। देखिए अनुवंत्रण तत्व पर विचलन, चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। अधिकार तथा भारार्पण, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए, अगर आती तो बहुत अच्छी बात है, इसको दिमाग में रखा कीजिए कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रह सकता है। चलिए देखिए कार्यक्रम संगठन के 2 लाभ बताइए। कार्यक्रम संगठन के फंक्शनल मैनेजमेंट के 2 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के 2 लाभ बताना है। क्या बताना? एडवांटेज बता, देखिए एडवांटेज बताना है कि लाभ तो क्या विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि और विशेषज्ञों की नियुक्तिकरण का अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन। अधिकार का क्या अर्थ है बताइए, ऑथोरिटी जो है उसका क्या अर्थ है? देखिए अधिकार से यहाँ से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरे अर्थात अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। क्रियात्मक संगठन क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो देखते हैं कि इसका, देखिए क्रियात्मक संगठन वह संगठन है जो व्यवस्था जिसमें अधिकार की रेखाएं कई क्रियात्मक विशेषज्ञों के मध्य से होती हुई प्रत्येक श्रमिकों तक पहुंचती है। अधिकार का प्रत्येक स्तर योजना एवं अपने अधीनस्थों के संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ कार्य के लिए उत्तरदायित्व होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगर और भी कोई इसमें मोस्टली भी है जो रिपीटेड क्वेश्चन है तो देखते हैं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो जैसा कि हमको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल हो, तो क्विकली रिवीजन ऑल चैप्टर करेंगे। तो जैसा कि अब जो हम आएंगे ना, किस चैप्टर पे आएंगे? तो 6 नंबर चैप्टर पे आएंगे ना। तो गाइस चलिए हम 6 नंबर चैप्टर देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा 6 नंबर चैप्टर स्टाफिंग नियुक्तिकरण। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? जो हम सिलेक्शन करते हैं ना, जो चुनाव करते हैं ना, उसी को हम स्टाफिंग बोलते हैं। पहले स्टाफिंग का देखिए सरल शब्द में नियुक्तिकरण से आशय संगठनों में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, मतलब जो काम पे लगाते हैं ना उसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, धन की बर्बादी है, आवश्यक है, विनियोग है। तो जब भी हम नियुक्तिकरण स्टाफिंग को जो एक्सपेंस करते हैं ना, वो क्या है? इन्वेस्ट आवश्यक है, नेसेसरी है, इसको तो हम हटा नहीं सकते, इसलिए कंपलसरी इसको करना ही होगा। तो चलिए मानव संसाधन में प्रबंध सम्मिलित होता है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, तो क्या है? ये सभी होगा। तो इस क्वेश्चन इतना रिपीटेड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रहेगा ही। देखिए जैसा कि ये प्रशिक्षण के 2 लाभ लिखिए। देखिए प्रशिक्षण के 2 महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि, इनकी प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रशिक्षण से कर्मचारी की योग्यता, चतुरता तथा कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। अब मनोबल में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण से कर्मचारी में उत्तरदायित्व की संभावना जागृत होती है, कार्य के प्रति संतुष्टि होती है, आय में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि तथा कार्य सुरक्षा, जिनके परिणाम से उनके मनोबल में वृद्धि होती है। समझ गए? और देखेंगे अब हम भर्ती एवं चुनाव में अंतर देखेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में पूछा तो 22 को क्यों छोड़ेगा, 22 में भी पूछेगा। देखिए भर्ती का अभिप्राय भविष्य के लिए कर्मचारी की खोज करना तथा उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरित करने से है, और चुनाव का अभिप्राय उस क्रिया से जिससे नौकरी के लिए प्रार्थियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक वे जिन्हें नौकरी दी जानी चाहिए, जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। भर्ती का कार्य पहले किया जाता है क्योंकि भर्ती के बिना चुनाव संभव नहीं है, और चुनाव का कार्य भर्ती के बाद में किया जाता है। तो गाइस देख लीजिए, अब ये देख लीजिए कार्य बदलती से क्या आशय, ये पिछले साल पूछा है तो इस बार ही पूछने की संभावना है। देखिए कार्य बदलती यह बहुमुखी प्रशिक्षण की विधि है जिसमें कर्मचारी को सौंपे जाने वाले कार्य व उत्तरदायित्व में परिवर्तन करके उन्हें विविध कार्यों का अनुभव कराया जाता है। यह विधि प्लांट एवं कार्यालय दोनों में प्रयुक्त की जाती है। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंतरिक स्रोतों का, भर्ती का आंतरिक स्रोत है ना उसका वर्णन 2019 में पूछा तो कहीं 22 में पूछने की संभावना है। देखिए आंतरिक स्रोतों का अभिप्राय संस्था में रिक्त उच्च तथा मध्य स्तर के पदों को उसमें निम्न पदों पर आसीन कर्मचारी की पदोन्नति के द्वारा या समान पदों पर कुछ समायोजित कर्मचारी का फालतू सरप्लस घोषित किए जाने वाले कर्मचारी की बदली करके भरना है। समझ गए? तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसकी आगे भी कौन सा जो क्वेश्चन हो जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको देख लीजिए। देखिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अंतर। देखिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा, देखिए प्रशिक्षण का अर्थ
अधीनस्थों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है। अशिक्षा का अभिप्राय व्यक्तियों की सामान्य बुद्धि एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करना है। देखिए, प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रशिक्षण देने का दायित्व व्यावसायिक संस्था का ही होता है, शिक्षा ग्रहण करने का दायित्व कर्मचारी का होता है। प्रशिक्षण और चुनाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग पास टाइम लिमिटेशन है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम लिमिटेड टाइम है तो जहाँ मन हो वहाँ टाइम वेस्ट करो। चलो गाइस, आगे देखते जैसा कौन सा क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हो। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ एक बार पिन कर दिया जाएगा। अगर अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल का लिंक दोस्तों में शेयर नहीं किए तो दोस्तों में भी शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया में डायरेक्टिंग। कुछ चैप्टर नंबर 7 है मेरा डायरेक्टिंग। पहले डायरेक्टिंग का मतलब समझ लिए। देखिए, निर्देशन जिसका हिंदी होता है, निर्देशन से आशय संगठनात्मक अथवा उपकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयासों का पथ प्रदर्शन करना है। समझ गए निर्देशन क्या, मानवीय प्रयासों को पथ प्रदर्शन करना। अब सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। तो निर्देशन जो प्रमुख तत्व है ना, वो 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4। वैसे हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट था, रिपीट की बात, इस तरह इसको देखना था। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है उच्च स्तर, मध्य स्तर। तो सुपरविजन जो है ना निम्न स्तर है। तो चलिए आगे देखिए। वैसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। इसका इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, पर्यवेक्षण के महत्व के 2 बिंदु को लिखिए। देखिए, क्वेश्चन 2 है बट आंसर दोनों का एक ही होगा। पर्यवेक्षण के 2 कार्य बताइए। क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग तरीके से पूछ रहा है। पर्यवेक्षक कर्मचारी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, अतः वह उपलब्धि मानव एवं भौतिक संसाधनों को कुशलतम उपयोग संभव बनाते हैं। समझे? चलिए आगे देखिए कि आगे क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो देखिए, औपचारिक संदेशवाहन और अनौपचारिक संगठन इससे पहले ही बता दिया गया। अगर नहीं समझ तो वीडियो को फिर से बैक स्किप कीजिए और वीडियो फिर से समझिए वहाँ से जाके। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? चलिए, और भी ऐसा कोई नहीं है जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो ट्रिपल स्टार लाइक क्वेश्चन हो। तो अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो क्विकली रिविजन करना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है, हर कोचिंग से चिटोला करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है ना, तो सभी सब्जेक्ट में पास करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिले याद कर ही लीजिएगा। अब मेरा है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। देखिए, नियंत्रण का अर्थ क्या है? नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणाम दोनों निकटतम लाने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वास्तविक प्रगति निर्धारित प्रमापों के बीच विचलन का पता लगाया जाता है, विचलन के कारण की खोज की जाती है और इन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले का इस ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव उतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो डायरेक्ट सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा है, 2016 में पूछा है, 17 में पूछा है, 21 में पूछा है। तो कैसे इसलिए इसको बनता है देखना। देखिए, नियंत्रण की जो क्या पूछा है, नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। तो एक कंट्रोलिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, योजना के अनुसार निष्पादन का जो प्लानिंग है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए, साधनों का सही उपयोग होना चाहिए, हितों का एकीकरण होना चाहिए, समन्वय व सहयोग रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के बगैर अंधा है? ये वाकई में नियंत्रण अंधा है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नियोजन के अभाव में नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं होगा। समझ गए? आगे देखिए कि आगे क्वेश्चन नंबर मेरा और भी है जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, डबल स्टार लाइक क्वेश्चन हो। अगर है तो उस पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है इस चैप्टर से। चलिए, एक है 5 नंबर में है, 2019 में पूछा। नियंत्रण के लक्षण की विशेषताएं अथवा प्रकृति को बताइए। नियंत्रण के लक्षण अथवा विशेषता अथवा प्रकृति लिखिए। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण की सहायता से यह देखा जाता है कि कार्य योजना अनुसार हो रहा है या नहीं। समझ गए? यह एक आवश्यक प्रबंधकीय कार्य, यह भविष्य के लिए होता है, यह सभी स्तरों पर लागू होता है। चलिए और क्वेश्चन देखें कि जो रिपीटेड हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। इसमें है क्या कोई और नहीं है इस चैप्टर से? तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पीडीएफ मिल जाए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस